So let's learn our second topic. Second topic is scalars and vectors. This is a part of mathematical physics. अभी यहाँ पे ये जो चैप्टर है उसमें हम वेक्टर्स पढ़ते हैं. ये जो वेक्टर्स है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है. दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यू विल बी लर्निंग इन फिजिक्स. ठीक है, वेक्टर्स के बिना लर्निंग फिजिक्स इज इम्पॉसिबल. 11 12 का फिजिक्स पढ़ ही नहीं सकते विदाउट स्टडिंग वेक्टर्स. ठीक है, लेकिन बिफोर यू स्टार्ट विद वेक्टर्स तुम्हें ये सारी चीजें बेसिक पता होनी चाहिए. तो दिस इज एन इंट्रोडक्शन वीडियो फॉर स्केलर्स एंड वेक्टर्स. लेट्स बिगिन विद इट. कम ऑन. हमने फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी होगी. हां, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज? एनीथिंग व्हिच वी कैन मेजर, एनी क्वांटिटी व्हिच यू कैन मेजर इज कॉल्ड एज व्हाट? फिजिकल क्वांटिटी. तुम्हें पता है उसको. हाँ, मैंने फिजिकल क्वांटिटीज को तुम्हें याद होगा तो तीन टाइप में डिवाइड किया. कौन से थे? फंडामेंटल, यस. डिराइव्ड, यस. और एंड नेक्स्ट इज सप्लीमेंट्री, यस. लेकिन अभी फिजिकल क्वांटिटीज को उसके नेचर के हिसाब से डिवाइड किया गया. वो तो टाइप डिफरेंट टाइप थे उसमें. और डिराइव्ड हुई है कि नहीं, फंडामेंटल, डिराइव्ड, उसको बेसिक टाइप थे. जैसे कि जिसको कोई दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता तो उसको फंडामेंटल में डाल दिया. अगर कोई क्वांटिटी पहले वाले क्वांटिटी पे डिपेंड करती है तो वो डिराइव्ड में आ गई. कम वो अलग डिस्टिंग्विश है. लेकिन ये कंप्लीटली डिफरेंट डिस्टिंग्विश है. दिस इज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ क्वांटिटीज. The very first type is called as ratio, second is scalar, third is vector, fourth is tensor and fifth is phasor. इसमें से ये दोनों तुम्हें ज्यादा करके पढ़ने में होगी. ये काफी इजी है. ये हमारे सिलेबस में ज्यादा करके है नहीं और इसको हम सिर्फ एक चैप्टर के लिए पढ़ते हैं. ठीक है, which is called as AC circuit. So right now our job is to understand what are these five types of quantity. Come on, let's begin with it. First is ratio. What is ratio? Ratio is division of same quantity, or it is a ratio. Obviously, ratio is a ratio, but it is a ratio of same quantity. याद रहेगा, it is a ratio of same quantity. जब भी कोई same quantity उसी के similar quantity से divide हो जाए तो क्या बोलते हैं उसको? Yes, ratio बोलते हैं. इसके कोई यूनिट नहीं बनते. जैसे कि तुम्हारे परसेंटेज जो बनते हैं तो परसेंटेज बनते हैं. मुझे बताओ क्या होता है वो? Come on. Your gained marks or achieved marks divided by total marks. It is a ratio of the marks to the marks. हाँ, समझ रहा है कि नहीं किस तरह से? एक क्वांटिटी होती है फिजिक्स में जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेन. स्ट्रेन इज समथिंग व्हिच इज चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ. मुझे बोला चेंज इन लेंथ, इवन इट इज अ लेंथ ना, चेंज हुआ इतना लेंथ, लेकिन वो भी तो लेंथ ही है. डिवाइडेड बाय सम ओरिजिनल लेंथ, मतलब इनिशियल लेंथ. ये इसको ऐसे लिखा जाता है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ. तो चेंज इन लेंथ, ओके, जितना चेंज हुआ वो, और इनिशियल मतलब जितना पहले था वो, ये दोनों सेम नहीं है लेकिन वो दोनों है तो लेंथ ही ना. तो इसलिए लेंथ अपॉन लेंथ, तो ये भी मीटर में मेजर होगा, ये भी मीटर में मेजर होगा. मीटर अपॉन मीटर, नो मीटर मतलब इट हैज नो यूनिट, इट हैज नो यूनिट एंड इट हैज नो डायमेंशन. याद रहेगा, जब भी कोई क्वांटिटी सेम क्वांटिटी का रेशियो होती है तो उसको हम रेशियो बोलते हैं. यूजुअली दिस काइंड ऑफ क्वांटिटी डज नॉट हैव एनी डायमेंशन एंड यूनिट. याद रहेगा, दो स्पेशल क्वांटिटी है. हाँ, याद करो, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी. सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में एक होता है, बोलो, प्लेन एंगल. दूसरा होता है, बोलो क्या होता है? हाँ, सॉलिड एंगल. प्लेन एंगल इज अ रेशियो ऑफ द लेंथ टू द लेंथ. सॉलिड एंगल इज अ रेशियो ऑफ द एरिया टू द एरिया. समझेगा कि नहीं? तुम्हें बताया मैंने. कम ऑन. अगर नहीं पता तो मैं तुम्हें बता देता. सुनो, तुमने ये ऑब्वियसली फॉर्मूला सुना होगा, S is equal to r theta, है ना? ये तो सुना ही होगा. S is equal to r theta. What is theta? Theta is equal to S by r. What is S? Arc length. And what is r? Radius. So it is a ratio of length to the length. Radius is also length. Arc length is also length. So it is a ratio of the length to the length. तो ये लेंथ से लेंथ का रेशियो होता है, इसलिए इसका यूनिट डायमेंशन नहीं होता. बट ये स्पेशल क्वांटिटी है, इसको हम एक यूनिट दे देते हैं व्हिच इज रेडियन. याद रहेगा, इसको स्मॉल से लिखना चाहिए, रेडियन. इस तरह से समझा कि नहीं? ऐसे हम एंगल को, प्लेन एंगल को यूनिट दिया हमने क्योंकि उसको मेजर करना पड़ता है. तो बिना अगर रेडियन नहीं लिखोगे तो मुझे बता, अभी अगर मैंने 30 डिग्री ट्रैवल किया, 30 डिग्री पाई बाय 6, तो पाई बाय 6 क्या लिखूंगा, उसको कैसे पता करूं कि कितना ट्रैवल हुआ? समझा कि नहीं? इसलिए मुझे उसको रेडियन एक यूनिट देने की जरूरत पड़ती है. याद रहेगा. उसके बाद नेक्स्ट स्केलर. स्केलर्स वो होती है जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, बट दिस इज नॉट इनफ कंडीशन टू बी स्केलर. स्केलर क्वांटिटी वो होती है जो लॉ ऑफ अलजेब्रा फॉलो करती है. क्या फॉलो करती है? लॉ ऑफ अलजेब्रा. ये बहुत बेसिक है. कम, कोई भी ऐसी क्वांटिटी जो अलजेब्रा से हम यूज कर उसको पूरा सॉल्व कर सके, उसको कैलकुलेट कर सके, उसको हम स्केलर बोलते हैं. समझेगा कि नहीं? जैसे कि प्रेशर.
तो समझो इस लेवल पे प्रेशर 2 है, इस मैं यूनिट की बात नहीं कर रहा, इस लेवल पे प्रेशर 2 है, इस लेवल पे प्रेशर 4 है, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे 4, तो सोचो इन दोनों में डिफरेंस कितना 2 ना, क्यों कैसे किया 4 - 2 2 ना, समझा कि नहीं किस तरह से। तो ऐसी काफी क्वांटिटीज होती है जिसको हम डायरेक्टली मैग्नीट्यूड से डील कर लेते हैं, उसके हम नॉर्मल लॉ ऑफ अलजेब्रा लगाते हैं, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। जैसे कि मैं एक बात बता रहा हूं, तुम्हें क्वेश्चन देता हूं, सुनो ध्यान से करो ये। मैं 10 मीटर आगे गया, ठीक है, और 5 मीटर पीछे आया, बताओ मैं कितना मीटर टोटल, मैं कितना मीटर चला, कितना मीटर चला, कम ऑन, हाँ यस 10, और ये 5 15 मीटर चला, तो माय डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 15। समझ में आया कि नहीं? तो distance is a scalar quantity, speed is a scalar quantity, speed is a scalar quantity। speed कैसे पता करते हैं? तुम जब कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया डिवाइडेड बाय कितना टाइम, वही तो स्पीड होता है। तो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। जिसके पास सिर्फ नंबर होता है, सिर्फ नंबर है जिसको डिस्कस किया जाता है, उनको क्या बोलते हैं बोलो? उनको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। याद रहेगा कि नहीं? कम ऑन, द नेक्स्ट क्वांटिटी इज कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर्स के पास में टोटली 3 चीजें होती हैं, जिसमें से 2 का डिस्कशन ज्यादा होता है, थर्ड का डिस्कशन इतना होता नहीं है, बट आई विल टेल यू व्हाट इट इज, ठीक है? वेक्टर के पास में एक मैग्नीट्यूड होता है, सबसे फर्स्ट इज मैग्नीट्यूड, सेकंड इज डायरेक्शन, यस इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, थर्ड इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। बोलो, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जिसको पॉइंट ऑफ ओरिजिन भी बोलते हैं, कॉमन इट इज नॉन द सेम थिंग, ठीक है? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल दिस? मैग्नीट्यूड मतलब नंबर, वो कुछ वैल्यू होगी उसकी। डायरेक्शन मतलब इट शोज पर्टिकुलर काइंड ऑफ डायरेक्शन, वो कुछ वे बता रहा है कि यहाँ पे एक्ट कर रही है, समझ रहे हो? जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ फोर्स का। फोर्स को मैं ऐसे लगाऊं तो अलग इफेक्ट होगा, यहाँ पे लगाऊं अलग इफेक्ट होगा। ऑब्वियसली यहाँ पे लगाऊंगा कुछ तो वैल्यू से फोर्स इस डायरेक्शन में लगा ना, लेकिन वही मैग्नीट्यूड अगर ये डायरेक्शन में लगेगा तो मुझे तो इफेक्ट बदलेगा कि सेम रहेगा? बदल जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। फोर्स यहाँ पे लगेगा और यहाँ पे लगेगा, दोनों में अलग इफेक्ट होता है। समझ में आया कि नहीं? इसका मतलब बाय चेंजिंग द डायरेक्शन इफेक्ट चेंजेस और रिजल्ट चेंजेस, दैट इज कॉल्ड एज वेक्टर्स। समझा कि नहीं? वेक्टर्स किसको बोलते हैं? वेक्टर्स उनको बोलते हैं जिनमें अलग डायरेक्शन में अप्लाई, अलग डायरेक्शन में क्वांटिटी को देखने से वो क्वांटिटी का रिजल्ट या मैग्नीट्यूड बदल जाता है, या तो उसका जो भी लास्ट फॉर्म होगा वो बदल जाएगा। समझा? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, एंड द थर्ड इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तुम्हें तब काम आएगा जब तुम रोटेशनल मोशन पढ़ोगे, व्हेन यू रोटेट अ बॉडी, तब तुम्हें काम आएगा। अदरवाइज हम यहाँ पे सब मासेस को अलग अलग शेप नहीं मानते, हम सबको एक पॉइंट मास मान लेते हैं, और उस पॉइंट मास के ऊपर ही जिसको हम सेंटर ऑफ मास मानते हैं, तुमने सुना होगा सेंटर ऑफ मास, तो हम तो हर बॉडी को एक पॉइंट मान लेते हैं। दैट पॉइंट इज नथिंग बट सेंटर ऑफ मास, एंड वी अप्लाई ऑल द फोर्सेस ऑन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। जैसे कि समझो मैंने ये एक पेन ली है, तो पेन का सेंटर ऑफ मास किधर है? यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे पेन के ये सेंटर पे ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, पेन के ये सेंटर पे इधर फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये पेन आगे जाएगी। अंडरस्टूड? लेकिन जब ये सेंटर से फोर्स यहाँ पे टिल्ट हो जाएगा, मतलब फोर्स यहाँ से कुछ डिस्टेंस r पे लगेगा ना, तब ये क्या कर रही है? जरा ध्यान से देखो, ये रोटेट कर रही है। समझ में आया कि नहीं बात? मतलब बाय चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, मोशन इटसेल्फ चेंजेस। कभी वो लीनियर मोशन कर रहा है तो कभी वो रोटेशनल मोशन कर रहा है। बात समझ में आया कि नहीं कि किस तरह से हो रहा है? तुम दरवाजे को अगर सेंटर पे जाके ऐसे धक्का मारोगे तो दरवाजा खुलेगा ही नहीं, कम, लेकिन उसको एंड से जाके उसको ऐसे खींचोगे तो वो खुल जाएगा। मतलब इट विल परफॉर्म रोटेशनल मोशन। समझ में आया? इफेक्ट बदल जाता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बदलने से। तो वो इंपॉर्टेंस है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का। इवन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बट हम जब लीनियर मोशन पढ़ते हैं तब इसकी बात नहीं करते, हम सिर्फ रोटेशनल मोशन पढ़ते वक्त ही इसकी बात करेंगे, याद रहेगा? तो एज ऑफ नाउ वी डोंट डिस्कस अबाउट इट। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की दो चीजों से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑब्वियसली इट हैज सम डिफरेंट काइंड ऑफ लॉ, ये लॉ ऑफ अलजेब्रा फॉलो नहीं करता, वेक्टर्स कोई लॉ ऑफ अलजेब्रा फॉलो नहीं करता। इट हैज इट्स ओन लॉ व्हिच इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ वेक्टर्स, जिसके पूरे लॉज हम पढ़ने वाले हैं। कम ऑन, as of now it has magnitude, it has direction, and it is represented by an arrow। ये एक arrow से represent होता है, where this arrow का length will represent magnitude, कितनी उसकी वैल्यू है, and this particular head will give you direction। समझा कि नहीं? This head will give you direction, but this length will give you magnitude। समझो मैं फोर्स लगा रहा हूं, तो यहाँ पे एक फोर्स लगाई
और वही फोर्स यहाँ पे लगाई, मुझे बताओ दिस इज F1, दिस इज F2, व्हिच फोर्स इज ग्रेटर? F2 इज ग्रेटर देन F1, ऑब्वियस, समझा कि नहीं? तो इस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ऑब्वियसली इसके पीछे यूनिट लिखा जाता है, दिस इज फोर्स टू F1 न्यूटन, दिस इज फोर्स टू F2 न्यूटन, इस तरह तो इसके पीछे भी यूनिट लिखा जाता है। डायरेक्ट डिस्टेंस तो मेजर्ड इन मीटर, है ना, स्पीड तो मेजर्ड इन मीटर पर सेकंड, तो हर चीज में यूनिट लिखा जाता है, डोंट वरी अबाउट इट। बस मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड से भी अकेले देखा जा सकता है, लेकिन इसको मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी लगता है। जैसे कि समझो मैंने तुम्हें बताया, मुझे एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ, पहले मैं 10 मीटर आगे गया, 5 मीटर पीछे आया, बताओ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? पहले डिस्प्लेसमेंट पता है तुम्हें? कहो, ये इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का लेंथ होता है। व्हाट इज इनिशियल पॉइंट? इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट बोलो। इनिशियल पॉइंट यहाँ पे है, 10 मीटर आगे गए, 5 मीटर पीछे आए, तो टोटल पॉइंट के बीच में, दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना बचा? इट इज व्हाट 5 मीटर, तो वो हुआ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज अ शॉर्टेस्ट पाथ व्हिच इज ट्रैवल्ड, और इट इज अ पोजीशन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट, बस उतना सा लेंथ को होता है, उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। एज ऑफ नाउ मैं तुम्हें बहुत सिंपल रखा, मैं उसको कोई टेक्निकल टर्म्स में नहीं लेके जा रहा, कम ऑन प्लीज अंडरस्टैंड इट। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर क्वांटिटी। फिर एक और एग्जांपल, फोर्स। फोर्स ऑब्वियसली हम फोर्स के बारे में तो कब से पढ़ रहे हैं। फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है ना। फोर्स को यहां लगाओ, अलग इफेक्ट आएगा, यहां लगाओ, अलग इफेक्ट आएगा, यहां लगाओ, अलग इफेक्ट आएगा। फोर्स का डायरेक्शन चेंज करोगे तो पूरा इफेक्ट बदल जाएगा, समझ रहे हैं? यस, हाँ कि ना? उसके बाद में एक और क्वांटिटी की बात करते हैं। चलो तुम बताओ कोई क्वांटिटी, बताओ ना, तुम बताओ। हाँ, कोई भी क्वांटिटी ले सकते हो, जैसे कि वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब स्पीड एंड डायरेक्शन। हाँ, मतलब वेलोसिटी बताने का तरीका होता है, जैसे मैं अगर यहाँ पे बता दूं तो ये हो जाएगा उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज व्हाट? स्पीड, समझा कि नहीं? But speed with the direction is known as velocity. Speed with the direction is known as what? Velocity. याद रहेगा कि नहीं? Speed with the direction is called as velocity. Yes, velocity is a vector quantity. समझा कि नहीं किस तरह से ये किया? Yes, you have to understand this. Vectors के अपने लॉ होते हैं, तो वेक्टर्स लॉ, ट्रायंगल लॉ, वेक्टर एडिशन, है ना, ऐसे सारे लॉज होते हैं, मैं तुम्हें बताऊंगा आगे। वो सारे लॉस के हिसाब से वेक्टर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई ये सब किया जाता है, ठीक है? हम नॉर्मली जैसे अलजेब्रा पढ़ते हैं वैसे इसको ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। हियर द मैजिक इज, यहाँ पे जहाँ पे स्केलर क्वांटिटीज में 2 + 2 = 4 होता है ना, यहाँ पे जरूरी नहीं कि 2 + 2 4 हो, क्योंकि ये 2 बार = ये 4 हमेशा वो जरूरी नहीं है। कम ऑन, ये 2 बार और ये 2 बार ये वेक्टर क्वांटिटी के हैं, समझा कि नहीं? तो ये अलग रिजल्ट दे सकते हैं। दिस इज द मैजिक ऑफ दिस वेक्टर। तो मैं बताऊंगा जब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा वेक्टर्स लॉ, याद रहेगा। बस यहाँ पे नॉर्मल लॉ ऑफ अलजेब्रा लगते हैं, यहाँ पे नॉर्मल लॉ ऑफ अलजेब्रा नहीं लगते। यहाँ पे 2 + 5 कितना होता है? 7, लेकिन यहाँ पे 2 + 5 7 हो हमेशा जरूरी नहीं है। 2 + 5 की वैल्यू, 2 + 5 की वैल्यू याद रखो, 3 से लेके 7 कहीं कुछ भी हो सकती है। 3 से 7 के रेंज में किधर भी वेरी कर सकती है। This is the miracle of vectors. याद रहेगा, it depends on the direction. Yes. अभी आगे बढ़ते हैं। Tensor. The next quantity is tensor. वैसे tensor हमारे सिलेबस में ज्यादा नहीं है। We have only 3 quantities. मैं तुम्हें पहले नाम भी बता देता हूँ। Come on. First is radius vector, which you will be studying in circular motion. Second is moment of inertia, which you will be studying in rotational motion. And the third quantity is stress, which you will be studying in properties of matter. ठीक है? Third is stress. तो ये 3 क्वांटिटी। स्ट्रेस तुम जो समझ रहे हो नहीं है, कहो यार, स्टार्टिंग विद फिजिक्स तुम वो मत इमेजिन करो। बस ये फिजिक्स में क्वांटिटी होती है, किसी भी चीज के ऊपर कितना प्रेशर लगाया जाएगा, उस प्रेशर को हम बोलते हैं स्ट्रेस। ये तुम्हारे बोर्ड्स के रिजल्ट के पहले आने वाला स्ट्रेस ही अलग है। कम ऑन, हम वो चीजें मेजर नहीं कर सकते, दोस आर नॉट फिजिकल क्वांटिटी, में बताया मैंने। ओके, तो ये 3 क्वांटिटीज है जिनको हम क्या बोलते हैं? टेंसर बोलते हैं, ठीक है? Because ये इस सीरीज का डेफिनेशन लिखा है बुक में। Come on, the tensor are those quantities which have magnitude, which have direction, but does not obey vectors law. तो जो जिनके पास मैग्नीट्यूड है, जिनके पास डायरेक्शन है, बट वेक्टर्स लॉ फॉलो नहीं करते, those quantities are called as tensor। ठीक है? ये सिंपल सा डेफिनेशन याद रखो, कोई भी मुझे इतना बता दो सफिशिएंट है। लेकिन तुम मेरे स्टूडेंट हो, तुम्हें थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा पता होना चाहिए सबसे। ठीक है, सुनो यहाँ पे ध्यान से। टेंसर वैसे स्केलर वेक्टर ये कुछ होता ही नहीं है, सुनना ध्यान से। There is only
वन क्वांटिटी इन दिस वर्ल्ड कॉल्ड एज टेंसर। टेंसर जो होती है उनके रैंक होते हैं। टेंसर हैज रैंक। टेंसर के क्या होते हैं? रैंक होते हैं। ये रैंक 0 भी हो सकता है, ये रैंक 1 भी हो सकता है, ये रैंक 2 भी हो सकता है, ब्ला 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 नीचे जा सकता है। समझा कि नहीं? रैंक 0, व्हाट इज रैंक 0? रैंक 0 रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड तो है ही, प्लस 0 डायमेंशनल डायरेक्शन है। समझा कि नहीं? 0 dimensional direction. What is 0 dimension? It is just a point. Point does not have dimension. Sorry, point does not have direction. समझ में आया कि नहीं? Dimension नहीं, direction. अभी dimension पढ़ते पढ़ते बस dimension निकलेगा ना? सुनो ध्यान से, 0 dimensional direction. Point के पास कोई direction नहीं होता, ठीक है? तो जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है वैसे वाली क्वांटिटी, क्योंकि 0 dimensional direction मतलब no direction, है ना? 0 dimensional direction मतलब no direction. तो magnitude and no direction, it is what? Scalar. Yes. Very good. समझ में आया कि नहीं? इस तरह rank 1. What is rank 1? बोलो, तुम बोलो, क्या है rank 1? बोलो बोलो बोलो. Magnitude plus 1 dimensional direction. बोलो, magnitude plus 1 dimensional direction, which is what? मैग्नीट्यूड और एक डायमेंशन में डायरेक्शन होना, मतलब या तो सिर्फ एक कोई भी एक ही डायरेक्शन फॉलो कर रहा है, बस उसको फॉलो कर रहा है, फिर वो बदलेगा तो अलोंग उसी डायरेक्शन होगा। ये कोई प्लेन नहीं हो सकता, समझ रहे हो? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो अलोंग एक्स, समझा? एक्स होने के साथ साथ वो वाई पे नहीं हो सकता। कम ऑन, ठीक है? तो ये हो गया वेक्टर। सिर्फ ऊपर ऊपर से आइडिया दे रहा हूँ, बाकी डेप्थ में तो ये अलग ही जाता है। कम ऑन। फिर सेकंड रैंक क्या होता है? इट इज मैग्नीट्यूड plus 2 dimensional direction, ठीक है? It has magnitude plus 2 dimensional direction. Yes, यही है जिसको हम टेंसर बोल रहे हैं अभी के लिए। जिसको हमने ये टेंसर पढ़ा ना, ये सारी with rank 2 है, समझा? All scalar is a tensor with rank 0. All vectors are the tensor with rank 1. All tensor is a tensor with rank 2. अभी हम ऐसा समझते हैं, याद रहेगा कि नहीं? This is how we study. हमें सिर्फ टेंसर क्वांटिटी होती है। टेंसर क्वांटिटी को हमने 3 नाम दे दिए, फर्स्ट स्केलर, सेकंड इज वेक्टर। जो इन दोनों में नहीं आता उसको हम आगे नहीं पढ़ने वाले, पर उसको इन जनरल तुम बोल सकते हो ना टेंसर है। समझा कि नहीं? ये टेंसर का मैजिक है, याद रहेगा। बट हमें सिर्फ 11th 12th में, पूरे 11th 12th में सिर्फ 3 ही फिजिकल क्वांटिटीज है जो टेंसर है। फर्स्ट इज रेडियस वेक्टर, सेकंड इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, थर्ड इज स्ट्रेस। याद रखना है इसको, ठीक? The last is phasor. Phasors हम AC सर्किट्स में पढ़ने वाले हैं, याद रखो। AC सर्किट क्या होता है? तुमने सुना है AC सर्किट? तुम्हारे घर पे जो पावर सप्लाई आ रहा है, ये सब चीज, हाँ, इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर, हाँ, ये सब AC सर्किट है। तुम्हारा सिम कार्ड ऐसे सर्किट है। तुम्हें क्या है वो तुम्हें अभी नहीं बता सकता। इट इज, मैं बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ अपने आप को, आई कैन नॉट टेल यू ऑल दिस थिंग। अभी ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा अगर मैं तुम्हें वही सब बताने जाऊंगा, ठीक है? मैं कंप्लीटली डिफरेंट वो टॉपिक के ऊपर चल रहा हूँ। अगर मैंने तुम्हें अभी एलसी ऐप से ये सब बताना शुरू किया, सिम कार्ड इज एलसी सर्किट, यस। फिर तुम्हारा घर पे जो रेफ्रिजरेटर होता है, सब में इंडक्टर, कैपेसिटर, ये सारी चीजें होती है। इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर, रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर में, इन सब में, याद रहेगा। रेडियो ट्यून करते हैं उसमें भी एलसी सर्किट होता है। इन सब चीजों में एलसी सर्किट, आरसी सर्किट, आरएलसी सर्किट, ये सब सर्किट होता है। तुम्हारे घर पे जो पावर सप्लाई आ रहा है ना, वो भी एसी पावर सप्लाई। तो ऐसे केस में तुम्हारा जो करंट होता है ना, करंट जो तुम्हारे घर पे आ रहा है, वो एक्चुअली कांस्टेंट नहीं है, वो डीसी करंट नहीं है, समझा कि नहीं? वो एसी करंट है। एसी करंट की वैल्यू ऐसे वेरी करती है, पहले बढ़ती है फिर कम होती है, फिर बढ़ती है फिर कम होती है, ऐसे करके। तो ऐसे उसकी करंट की वैल्यू बढ़ती है, कम होती है, बढ़ती है, कम होती है, बढ़ती है, कम होती है, बढ़ती है, कम होती है। तो ऐसी क्वांटिटी को ये ग्राफिकल तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना बहुत डिफिकल्ट पड़ जाता है। तो हम उसको एक मेथड से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको बोलते हैं फेजर डायग्राम। क्या बोलते हैं उसको? फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम वो होता है जिसमें हम इस ग्राफ को एक सिंपल तरीके से सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस के अंदर में एक वेक्टर बना देते हैं और उस वेक्टर को हम रोटेट करते हैं विद सम एंगुलर वेलोसिटी। तुम्हें आएगा ये सब, ठीक है? अभी के लिए मैं इस फेजर के ज्यादा डिटेल में जाऊंगा, बट ये एसी करंट, एसी वोल्टेज, ये सारी चीजों को हम फेजर क्वांटिटी बोलते हैं, क्योंकि इनको हमें ऐसे बताना पड़ता है। जहां पे एक वेक्टर है जो रोटेट कर रहा है ऐसे एक्स वाई प्लेन में, बस हम इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि ऐसे जो हमारे घर पे एसी सप्लाई है वो ग्राफिकल ऐसा कैसा ग्राफ है जिसमें वैल्यू बढ़ रही है, कम हो रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है। अभी ऐसे कैसे रिप्रेजेंट करें? कितना बड़ा ग्राफ बनाएंगे, समझा कि नहीं? तो सारी डिटेल
बहुत इजीली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें होता है फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम में सिर्फ एक वेक्टर बनाते हैं, बीच वेक्टर का लेंथ रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड। किसका मैग्नीट्यूड? इसका मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, वो पीक वैल्यू। उस पीक वैल्यू से हम उसको घुमाते हैं वेक्टर को। कितनी स्पीड से? जितनी स्पीड से वेव आगे चलती है। समझा कि नहीं? आगे सारा डिस्कशन आएगा, लेकिन अभी के लिए हम फेजर को ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाले। कम ऑन, इट इज एज सिंपल एज दैट। फेजर क्वांटिटी हम सिर्फ एसी सर्किट में पढ़ेंगे, तभी उसकी डिटेल पढ़ने वाले। कम ऑन, डिड यू अंडरस्टैंड दिस 5 टाइप्स ऑफ क्वांटिटी? रेशियो, स्केलर, वेक्टर, टेंसर, फेजर। समझा कि नहीं?